हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज की न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम न्यूज़पेपर में एडिटोरियल और न्यूज़ दोनों चीज़ों को एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो पहली जो न्यूज़ है सेंट्रल एशिया मीट के बारे में। सेंट्रल एशिया मीट और जिसने अफगान ग्रुप बनाया है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने याद रखना है कि जो बात की गई है एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ वाज वन ऑफ द मेन इशू। ठीक है, जो मेन इशू था यही था कि जो एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उनके साथ कैसे काम किया जाए फर्दर, इस तरह से हम काम कर रहे थे। नंबर वन। नंबर टू, हमने यहाँ पे जो बात की है मेनली कि अफ़गान के लिए कंसर्न्स हैं जो, ठीक है जी, कि अफ़गान के में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ के लिए उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई है। नंबर टू पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। नंबर थ्री है कि मीटिंग्स और प्रपोज की हैं मिस्टर मोदी ने, कि कहते हैं कि और मीटिंग्स करेंगे और उसमें बैठ के बात करेंगे किस तरह से आगे काम करना चाहिए। नंबर फोर जो पॉइंट है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यार जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन दी अफगानिस्तान और जो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जाना चाहिए अच्छे वे से, ताकि अगर चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट डेवलप होएगा तभी सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बन पाएगी, जिससे ट्रेड इंक्रीज होएगी, नॉट ओनली विद द इंडिया लेकिन ये बाकी कंट्रीज के साथ में इनकी ट्रेड को इंक्रीज करवाएगा और इनको आगे बढ़ाने में काम करेगा। और इंडिया को भी एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा कि जिससे हम काउंटर कर पाएंगे अपने बड़े जो अपने कह दें कि चाइना को। ठीक है जी, तो इसमें आप देखिए ये लोकेशन है, ये देखिएगा ये पार्ट थे किसका, मीटिंग का, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ये वाली कि सेंट्रल एशिया जो मीट हुई है। नंबर वन आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान ये है, नंबर टू किर्गिस्तान हो गया, नंबर थ्री ताजिकिस्तान है, नंबर फोर है उज्बेकिस्तान, नंबर फाइव है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि भाई उज्बेकिस्तान के साथ में किस किस की बाउंड्री लगती है, तो आपने उज्बेकिस्तान के साथ में याद रखना है जितने भी स्थान है उनकी सबकी बाउंड्री उज्बेकिस्तान के साथ में कनेक्ट होती है, लगती है, टच होती है। क्लियर बात। तो ये तो थी पहली न्यूज़ और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, कहते जी जो सेंट्रल एशिया समिट है वो एक मिनिस्ट्री लेवल डायलॉग है बिटवीन द इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से राज्य, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। राइट, अब आगे चलते हैं। नंबर टू की जो न्यूज़ है, कहते जी जो एयर इंडिया है वो दोबारा से टाटा ग्रुप के हैंगर में आ गया और वो चीज़ क्या है, देखिए पहली चीज़ 1932 में टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं JRD टाटा, उन्होंने लॉन्च किया था नेशन का फर्स्ट कैरियर जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, है कि नहीं। 1932 में जब यार ये लॉन्च हुआ ना, बड़े अच्छे वे से ये काम कर रहे थे टाटा सन्स वाले। ठीक है जी, द एविएशन डिवीजन ऑफ टाटा सन्स इज लिस्टेड एज एयर इंडिया। क्लियर। अब 1953 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको नेशनलाइज कर दिया। देखिए नेशनलाइज, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता नेशनलाइज का मतलब, इसको प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट के हिस्से में ले आए कि कहते जी ये गवर्नमेंट इसको कर देगा, नेशनलाइजेशन कर देगी। फिर उसके बाद में एमरजेंस हुई 1994-95 में प्राइवेट प्लेयर्स की, जिसकी वजह से जो एयर इंडिया है, मतलब ये जो टाटा ग्रुप का था कि जो एयर इंडिया है वो बिल्कुल ही नीचे जाने लग गया। प्राइवेट प्लेयर्स आ गए यार, वो अच्छे वे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एयर इंडिया है वो बिल्कुल ही किसका था, सिर्फ और सिर्फ सरकार का। तो बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो 2007 में क्या होता है, जो एयर इंडिया है उसको मर्ज कर दिया जाता है इंडियन एयरलाइंस के साथ में, स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस। फिर तो मतलब आप ये लगा के चलो कि घाटा ही पड़ गया बहुत ही हाई लेवल का। तो जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने फ्लोट किया कि यार हम क्या करते हैं, 100% इसका सेल है जो स्टेक को सेल करते हैं। ठीक है जी। और टाटा ग्रुप स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह है वो बिड अपनी प्रमोट करते कि यार हम इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन अक्टूबर 8 2021 में टाटा ग्रुप्स ने अपनी बिड को बनाया और दोबारा से अपनी इसकी जो ओनरशिप है एयर इंडिया की ले लीगी। अब ये प्राइवेट बन चुका है और इसकी ओनरशिप है जो वो कितने में गई है, 18,000 करोड़ में। क्लियर बात। जो चीज़ पहले जिसकी थी उसी के पास वापस आ गई, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। क्लियर है। और इसमें क्या है कि जो सरकार है उसने अपनी चीज को बेच दिया और इसको हम बोल सकते हैं कि किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट से जो सरकार है वो, या फिर सेल ऑफ जो गवर्नमेंट एसेट्स है उससे क्या करती है सरकार, अपने पैसे ले लेती है। जो एसेट काम नहीं करते सरकार के लिए, जो एसेट लॉस कर रहे हैं सरकार को, बहुत ज्यादा परेशानी कर रही है, उस चीज के लिए हम इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर बात। तो ये दूसरी न्यूज आज की ये थी। थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ मुल्ला पेरियार डैम के लिए है और मुल्ला पेरियार डैम को देखने के लिए, उसकी कंडीशन को देखने के लिए एक कमेटी भी बनी थी, एक हाई पावर, लेकिन CWC ने अब बताया कि जो कंडीशन है मुल्ला पेरियार डैम की वो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, देखिए पहली चीज़ तो CWC ने बोला कि ओवरऑल कंडीशन ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम इज सेटिस्फैक्ट्री। नंबर टू, एक CWC ने बोला, सुपरवाइजरी कमेटी ने उसको विजिट किया है और उसको बताया है कि एनुअल मीटिंग्स के बाद में प्रोजेक्ट की साइट पर कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सही वाला काम उन्होंने किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक परमानेंटरी सुपरवाइजरी कमेटी इन 2014 के यार सारे इश्यूज
को देखा जाए जो कि मुल्ला पेरियार डैम के साथ में कंसर्न्ड है। अब ये जो डैम है ये इसके डैम के लिए लड़ाई चल रही है दो स्टेट्स में, वन इज तमिलनाडु और नंबर 2 इज केरला। अब आपने याद क्या रखना है, मुल्ला पेरियार जो रिवर है वो रिवर तो है अपनी केरला में, जो मुल्ला पेरियार डैम है वो कहाँ पे है, केरला में, लेकिन इसकी मेंटेन करने की जो जिम्मेवारी है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। केरला ने बोला कि इसका क्या नहीं बढ़ाना चाहिए, वाटर लेवल शुड नॉट गो अबव 139 फीट, केरला ये बोल रहा है। लेकिन तमिलनाडु ने बोला कि मुझे पानी का जो लेवल है उसको मैक्सिमम 142 तक या फिर आगे लेके जाना है। केरला ने बोला था कि ये जो स्टेट है, मतलब ये जो चीज़ है मुल्ला पेरियार डैम की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री या ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इसके जो वाटर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए जाए। अगर बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करेंगे तो मे बी वहाँ पे फ्लड या फिर और तरह की कंडीशन जो हैं वो बन सकती हैं। तो नंबर 3 न्यूज़ थी मुल्ला पेरियार डैम के लिए। आगे चलते हैं नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ब्रीथर फॉर अकाली लीडर इन ड्रग्स केस। देखिएगा, उन्होंने बोला डज नॉट एक्ट अगेंस्ट मजीठिया टिल Jan 31 कोर्ट टेल्स पंजाब वाइल लिस्टिंग हिज अपील फॉर एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाला है अपने को, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस की थी प्ली फॉर दी एंटीसिपेटरी बेल, मतलब हाई कोर्ट ने अगर की तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जो मतलब मिस्टर होतागी हैं, तो उन्होंने बोला कहते यार ये पता नहीं तो इलेक्शन फीवर है या फिर इलेक्शन वायरस है कि हर एक बंदा रश कर रहा है कोर्ट की तरफ, ठीक है। तो ये बड़ी वो बोल रहे हैं गलत चीज़ है। अब बेल के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें समझ में आनी चाहिए, वो देखते हैं। पहली चीज तो जो बेल है वो होती क्या है, देखिएगा यहाँ पे रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना है। इन विच द कोर्ट इज येट टू अनाउंस द जजमेंट। अभी जजमेंट तो नहीं सुनाई कोर्ट ने, लेकिन क्रिमिनल केस में रिलीज कर दिया गया है अक्यूज्ड को, हम उसको बोल देते हैं बेल। अब ये जो टर्म है ना बेल, इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दी और वो सिक्योरिटी के नाते आपने क्या करवाया, रिलीज कर दिया गया है किसको, अक्यूज्ड को। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सेक्शन 438 है किसका, सीआरपीसी का, उसने बोला कि एक लॉ बनाए एंटीसिपेटरी बेल पे, और जिसमें बोला गया कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन से ही मिल सकती है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है जी। अब आगे हमें क्या बात पता चलती है इसमें कि जो प्रोविजन है वो इंपावर करती है ओनली द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये पार्ट बनी थी न्यू सीआरपीसी का 1973 में, जब 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट आई 1969 में, जिसने बोला इस प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आपने। अब नेसेसिटी है ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है जी। कब, मतलब लेकर ही क्यों आए हम एंटीसिपेटरी बेल को, कई बार क्या होता है जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, अब ध्यान से सुनिएगा कि उस बंदे को इस तरह से क्यों बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ब्रीदर क्यों बोला जा रहा है। कई बार क्या होता है जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं अपने राइवल्स को, कि यार कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको डिसग्रेस करने के लिए कि भाई हम कहाँ पे डाल दें, जेल में डाल दें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचाने के लिए लोगों को एंटीसिपेटरी बेल का एक प्रोविज़न हमने डाला हुआ है। देखो, ये तो बात कर ली हमने एंटीसिपेटरी बेल की, लेकिन कई और तरह की बेल्स भी होती हैं। वो 3 तरह की बेल्स रहती हैं, 3 टाइप्स ऑफ बेल्स आर ऑलरेडी इन दी इंडिया। नंबर 1 राजी रहती है रेगुलर, नंबर 2 होती है इंट्रीम, और नंबर 3 होती है एंटीसिपेटरी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। रेगुलर बेल देखिए क्या होती है कि जब किसी को अरेस्ट कर लिया गया या फिर और इन दी पुलिस कस्टडी, ठीक है। अब अ रेगुलर बेल इज जनरली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और इज इन दी पुलिस कस्टडी, जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है जी। अब नंबर 2 आती है इंटरिम बेल, मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। मतलब रेगुलर बेल आप लेना चाह रहे हो या फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले, मतलब उसकी अभी सुनवाई नहीं हो रही, तो आपको एक बेल चाहिए जिसको हम बोलते हैं इंटरिम बेल। मतलब उस बेल की सुनवाई से पहले जो टाइम पीरियड है उसमें दी गई बेल को हम क्या बोलेंगे, इंटरिम बेल। तो इस न्यूज में हमने क्या सीखा, बेल के बारे में सीखा, और 3 तरह की बेल रहेगी, रेगुलर, इंटरिम और एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर मैंने आपको बताया अरेस्ट और पुलिस कस्टडी। इंटरिम बेल अगर रेगुलर बेल और पुलिस अपनी एंटीसिपेटरी बेल के बीच में कुछ टाइम पीरियड है, उसकी हेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको टाइम लग रहा है, तो आप किस बेल के अंदर जा सकते हैं, हम इंटरिम बेल के अंदर काम कर सकते हैं। और एक रहती है हमारी एंटीसिपेटरी, जो कि हमने पूरा प्रॉपर इसको डिस्कस किया।
ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 5 न्यूज़ नंबर 5 है, ये आपको लेक दिख रही होगी, ये है हुसैन सागर लेक। ठीक है जी। ये जो हुसैन सागर लेक है, पहले तो ये देखिए इसको बनाया किसने था। ये ट्रिब्यूटरी पे, मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी पे है और इसको बनाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। ये एक हेरिटेज साइट है इंडिया का, जिसको हार्ट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है और इसको हार्ट ऑफ वर्ल्ड किसने डिक्लेयर किया? UNWTO ने। ठीक है जी। और इसको 2012 में ये जो वर्ड है, ये जो टाइटल है, इसको दिया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। हुसैन सागर जो लेक है, ये लार्जेस्ट हार्ट शेप्ड मार्क है और यहाँ पे काम ऑफ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो ऑर्नेट्स दिस लेक। क्लियर बात। तो हुसैन सागर लेक आपने याद रखना है कि किस तरह से, और ये आपको पता ही लग गया होगा कि कहाँ पे है, तो ये इस तरह से आपने इस चीज़ को देखना है। अब यहाँ पे न्यूज़ ये है, कहते जी यहाँ पे एल्गी की बड़ी फॉर्मेशन हो रही थी, तो एल्गी फॉर्मेशन ना हो इस वजह से वो स्प्रे कर रहे हैं। अब बात तो ये है कि भाई किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं? वो स्प्रे कर रहे हैं वाटर की, लेकिन जिसमें कि बैक्टीरिया मिक्स है। मतलब एक बायोटेक्निकल प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट केमिकल हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है या कुछ और चीज़ें, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पोल्यूटेंट्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब इन पोल्यूटेंट्स को हम मैनेज कैसे करते हैं जी? बायो रेमिडिएशन जो चीज़ है, उसमें हम सपोज कर लो हमने बैक्टीरिया डाल दिया, ये एक क्रूशियल माइक्रोब्स हैं जो कि प्रोसेस करते हैं ब्रेक डाउन करने का किस चीज़ को? वेस्ट को, और उसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? न्यूट्रिएंट्स में और ऑर्गेनिक मैटर में। अब ये जो बैक्टीरियाज है ना, दे कैन डाइजेस्ट कंटेमिनेंट्स वेरी इजीली, जैसे कि क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स हो गए, और ये क्लीन कर सकते हो ऑयल स्पिल्स को। हमने किया था ना एक न्यूज़ में, या कल या परसों के में, कि टोंगा आइलैंड्स पे ऑयल स्पिल, मतलब वोल्केनो आया और फिर वो पेरू में ऑयल स्पिल हो गया, हमने देखा था। तो उस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए हम बायो रेमिडिएशन जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह से इंडस्ट्री अपना जो गंदा सामान है नदियों में या वाटर बॉडीज़ में गिरा रहा है, जो अनट्रीटेड वाटर है इंडस्ट्रीज़ का, उसमें केमिकल्स रहते हैं, और वो भी कौन से? हैवी मेटल्स वाले केमिकल। तो उनको ये ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कि लेड और कैडमियम। क्लियर हो गया बात। तो बायो रेमिडिएशन की हेल्प से कई बार हम जो वाटर टेबल है, मतलब नीचे वाला पानी है, उसको भी साफ करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे हम ये जो यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं, अगर तो पानी निकालते निकालते हमें ये पता चला कि यहाँ पे पोल्यूटेंट आ गए। इसको साफ करने के लिए हम दूसरा एक होल बनाएंगे और यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, में मतलब जो बैक्टीरिया है उनको डाल देंगे, तो यहाँ पे जाके इसकी सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से बायो रेमिडिएशन क्या करती है? काम करती है। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है कि कई बार पेपर में आएगा, एक तो आएगी DO, एक आएगी BOD, और एक आएगी नंबर 3 COD। देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, DO का मतलब रहता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अगर तो ये इंक्रीज है, मतलब अगर तो ये है वहाँ पे अच्छी अमाउंट में, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज तब होएगी जब ऑक्सीजन डिमांड पानी में इंक्रीज हो जाएगी। और पानी में ऑक्सीजन डिमांड कौन इंक्रीज करेगा? ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेंगे। तो BOD तो राजे इंक्रीज होगी, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, किसने की? ऑर्गेनिजम्स ने। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन राजे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब नंबर 3 COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेट से इंक्रीज हो गया है ना। तो जो NGT है ना राजे, हमारे यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये क्या करता है? ये कई बार देखता है, इंडिकेटर्स हैं ये जो BOD और COD इंडिकेटर्स हैं कि यार किस तरह की हेल्थ है किसी भी वाटर बॉडी की। तो अगर NGT ने देखा कि BOD अकेली इंक्रीज है, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, इसको साफ किया जा सकता है। किसको राजे? वाटर बॉडी को। लेकिन अगर COD भी साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो उस वाटर बॉडी को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी बात किया कि यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बायो रेमिडिएशन की बात करते हैं, तो केमिकल्स जो हैवी मेटल्स हैं उसको कंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। किस चीज़ के लिए? बैक्टीरिया के लिए, या फिर बायो रेमिडिएशन से उसको करेक्ट करना डिफिकल्ट है। तो ये 3 चीज़ें, 3 कॉम्पोनेंट्स आपने याद रखना है। बायो रेमिडिएशन याद रखना है, और जो हुसैन सागर लेक है वो कहाँ पे है, किसने बनाया, इस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर 6 न्यूज़ जो आज की देखने वाली है, उन्होंने बोला कि बजट में स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो ये जो स्पेंडिंग टू बीफ अप ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर नेटवर्क में राइज टू 12 to 25%, इंडिया प्लान कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसे लगाने की। ऑब्वियसली अगर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होएगा, हमारी ट्रेड उतनी इंक्रीज होगी और हम आगे उतने ही अच्छे वे से काम कर पाएंगे। ठीक है जी। तो 6 नंबर न्यूज़ किस चीज़ के लिए थी? अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
आगे चलते हैं। नंबर 7 जो न्यूज़ है, देखिए हुआ क्या कि जो चाइना है उसने जो लिथुआनिया है उसको टारगेट किया, तो ईयू ने क्या किया, अभी एक केस दर्ज करवा दिया कहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में, कि ये भाई हमारे से ट्रेड में पंगे ले रहा है चाइना, तो हमें केस कर रहे हैं इनसे, बड़ा मुश्किल कर रहा है हमें, तो इस तरह से केस बन गया। अब डब्ल्यूटीओ है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप इसका हेडक्वार्टर देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, द मूव बाय द ब्रसल्स वाज अ फर्दर डेटोरिएशन इन टाइज बिटवीन China and up the bloc, with a long negotiated investment deal already on the ropes after both sides exchanged tit for tat sanctions। ठीक है जी, ये जो टिट फॉर टैट सैंक्शंस वाली बात है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, जैसे यूएस से चाइना से के साथ में चल रही है। ठीक है, तो इंडिया चाइना का कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो ईयू ने एक डब्ल्यूटीओ का केस बना दिया क्योंकि लिथुआनिया को उसने टारगेट किया गया है। ठीक है, अब ये जो लिथुआनिया है इसका जो साइट है, इसके जो सराउंडिंग्स है वो पता होनी चाहिए। हमने देखा कि सबसे ऊपर आ जाता है इस्टोनिया, लेकिन इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो उसको टच नहीं करती, लेकिन वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस्टोनिया है, फिर उसके बाद में आता है लातविया जो कि टच करता है किसको, लिथुआनिया को। और यहाँ पे आपने देख रहे हो कि लिथुआनिया का जो फेस है वो ओपन होता है किसमें, बाल्टिक सी में। क्लियर हो गया बात। फिर उसके बाद में पोलैंड है और यहाँ पे क्या है, बेलारूस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 कंट्रीज को बिल्कुल करीबी से याद रखना है, लातविया, बेलारूस और पोलैंड। क्लियर हो गया बात। तो लिथुआनिया के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिली, और डब्ल्यूटीओ का राज्य हेडक्वार्टर आपने बताना है। ठीक है, अब आगे चलिएगा। नंबर 8, पद्मा अवार्ड्स को लेकर थोड़ी सी क्या चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यूपीएससी के मामले में देखें, एचएएस के मामले में देखें, या फिर नायब तहसीलदार किसी भी पेपर के मामले में देखें तो होते क्या हैं पद्मा अवार्ड्स। देखिएगा, पहली चीज़ तो ये 1954 में आए, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं ये इंडिया में। अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज और डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व्ड। इसकी 3 कैटेगरीज रहती हैं राजे। नंबर 1 इज पद्म विभूषण, नंबर 2 इज पद्म भूषण, नंबर 3 इज पद्म श्री। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें ये हाईएस्ट है हायरार्की ऑफ पद्मा अवार्ड्स में। पद्म भूषण की अगर बात करें ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर को मिल रहा है। पद्म श्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये जो अवार्ड्स हैं जी ये देता कौन है, ये प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये देते हैं। और ये रिकमेंडेशन मेड बाय दी पद्मा अवार्ड कमेटी विच इज कंस्टिट्यूटेड। इस कमेटी को कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। क्लियर हो गया बात। तो 1954 ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 9th न्यूज़, बजट फॉर्मुलेशन के बारे में बहुत इजी से तरीके में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। तो पेंडेमिक चल रहा है तो उन्होंने बजट की बात की कि जो 1 Feb को बजट आ रहा है उसमें देखते हैं क्या क्या रहेगा। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स बजट के क्या रहते हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिचर होता है, फिर रिसिप्ट होता है और फिर डेफिसिट इंडिकेटर होता है। अब एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब सरकार कितना पैसा मार्केट में लगाएगी या कितना पैसा है जो वो स्कीम्स में डालेगी, कितना पैसा आगे भेजेगी। रिसिप्ट क्या होता है, सरकार किस जगह से कहाँ से पैसे लेकर आएगी। डेफिसिट इंडिकेटर क्या होता है कि अगर आपकी रिसिप्ट है 100 रुपए की लेकिन आपने एक्सपेंडिचर कर दिया 120 का, मतलब 20 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। तो इस तरह से जो डेफिसिट इंडिकेटर रहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 2 तरह का रहता है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब वंस इन अ वाइल जो आप करते हो वो हो जाता है कैपिटल, और जो रेवेन्यू वाला होता है उसको हम बोलते हैं कि जो हमारा रेगुलर चलता रहता है, हम कैपिटल और रेवेन्यू में इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसी की तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच इट डिफरेंट सेक्टर्स वाला भी रहता है कि कुछ जनरल सर्विसेज हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ ग्रांट इन एड्स में रहता है। अब इसी तरह से रिसिप्ट की अगर हम बात करें 3 कंपोनेंट इसके रहते हैं, यहाँ पे लिख रखा है। एक तो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट नंबर 1, नंबर 2 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और नॉन डेट हो गया और एक डेट हो गया। डेट वाला कौन से हो गए, डेट वाले वो हो गए अगर सरकार ने किसी से पैसे लिए हैं तो उसको वापस देने पड़ेंगे, वो तो होती है डेट रिसिप्ट, मतलब उसके लिए एक बोझ बन गया, सरकार को दोबारा देना पड़ेगा। एक होती है नॉन डेट, नॉन डेट वो होती हैं जैसे कि किसी ने ग्रांट दे दी है ना, आप सपोज करो ना आपने कुछ सोच लिया कि यार मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा। अब ये थोड़ी ना होता है दे दूंगा, मैं दान कर दूंगा है ना। तो दान करने का या दान कर दूंगी, तो दान करने का मतलब क्या रहता है कि भाई आपने दे दिया और भूल गए है ना। ऐसा थोड़ी ना कि यार मैंने दान किया था यार 10 रुपए मुझे दे, मैंने दान किया था यार एक पंखा यहाँ पे मैं तो उतार के लेके जा रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता।
ठीक है। तो जो डेट और नॉन डेट है उसमें याद रखना है कि अगर हमें किसी ने ग्रांट दे दी, ठीक है, तो वो क्या होएगी, नॉन डेट। लेकिन अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होएगा, डेट क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद में ये दिखेगा फिस्कल डेफिसिट, वो जो हमने बात की थी। इसमें क्या है कि इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एंड द सम ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द नॉन डेट रिसिप्ट, इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सारे डिफिसिट आपको याद होने चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल बजट डेफिसिट, है ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, मोर ओवर हर एक डेफिसिट का आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। अब आगे देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि अगर बजट में हम रिडक्शन कर दे एक्सपेंडिचर में, अगर हम बजट में रिडक्शन करते हैं एक्सपेंडिचर में, तो जो डेवलपमेंट में, जो ग्रोथ में, जो जीडीपी में डिक्रीज आया हुआ है वो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो जो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो तो डबल डिजिट में पहुंच चुका है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में इन्होंने लिख रखा है। अब यहाँ पे आता है कि हमारे फिस्कल जो रूल्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं, या हम किस तरह की फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे अपना के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशंस जो एनके सिंह कमेटी ने दी थी उस तरह से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा इसमें कि ये जो पूरे पैराग्राफ का जिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। एनके सिंह कमेटी जो रिपोर्ट है वो अलाउ करती है सम डिविएशंस सम डिविएशन, कुछ डिविएशन अगर गवर्नमेंट हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सम डिविएशन अंडर एक्सेप्शनल टाइम्स, और 3 पॉलिसी टारगेट रहते हैं कि एक मेंटेन करना है स्पेसिफिक लेवल ऑफ डेट जीडीपी रेशो, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशो, और नंबर 3 रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी रेशो। क्लियर हो गया बात। तो ये था एक तो 9th नंबर का जो एडिटोरियल टाइप जो चीज़ आई हुई थी उसके बारे में। और एक चीज़ याद रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट जो वर्ड है वो नहीं यूज़ किया गया, हम तो सिर्फ एक रिपोर्ट की बात करते रहते हैं, ठीक है जी। तो बजट वर्ड जो है वो कहीं पे यूज़ नहीं किया गया। नंबर 9, नंबर 10 की हम बात करेंगे, इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट क्या, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा है, तो इसको देखते हैं। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने लिखा जीएसटी के बारे में, यहाँ पे लिखा डिजिटाइजेशन, वो कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इनरोलमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इनटू द न्यूमरस गवर्नमेंट इंटरनेट पोर्टल्स आर ऑल मेंट टू इनकरेज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो इनफॉर्मलाइजेशन है हमारी इकोनॉमी की, उसको हम फॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, ये तो कहते हैं बढ़िया चीज़ है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है देन द इनफॉर्मल सेक्टर, ये, और सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि हर एक चीज़ का पता रहता है। कहते हैं ये तो चीज़ ठीक है। और ये वाली जो चीज़ ऊपर बताई गई है, इसको ये जो थॉट ऊपर वाला है इसको एडवांस भी किया गया है बाय द सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया होगा, इधर उधर से WTO ने बोल दिया होगा, तो इस तरह से बोल दी होगी चीज़। लेकिन अब आगे बात आती है कि भाई इट इज़ बिलीव्ड दैट सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब हमने जीएसटी तो ले आए, लेकिन जीएसटी को भाई किस तरह से काम करना है, जो छोटा व्यापारी है, जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, उसको तो पता ही नहीं है किस तरह से मेरे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, कितना जीएसटी देना है, कितना वापिस आएगा, क्या है क्या नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो आप यार करना क्या चाह रहे हो, यहाँ पे लिख रखा है। वो कहता है करना क्या चाह रहे हो आप, ठीक है इनफॉर्मल से फॉर्मल में जाना है, हमने ऊपर अभी पढ़ा, लेकिन भाई समझ तो आए ना। अगर समझ में नहीं आएगा फिर तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहते हैं जी ईजिंग रूल्स फॉर बिजनेस कंडक्ट एंड लॉरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर वर्कर विल ब्रिंग इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज एंड देयर वर्कर्स इनटू द फोल्ड ऑफ फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे 3 हमने जो पैराग्राफ्स हैं उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ा है। नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम फिस्कल पर्सपेक्टिव की बात करें कि इसकी लिंकेज रही है, और वो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर, वाई इनफॉर्मल सेक्टर इज मोर, ठीक है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बन रहा है। तो नंबर 1 उन्होंने बोला कि जब हम फिस्कल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ज़्यादा पैसा कहाँ पे डाल रहे थे, उस चीज़ों में डाल रहे थे, उस एंटरप्राइजेस में डाल रहे थे जो कि लेबर इंटेंसिव थी। लेकिन जो ये जो लेबर इंटेंसिव थी ये स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, तो ये लेबर इंटेंसिव थी, मैन्युफैक्चरिंग वाली थी। लेकिन ये धीरे धीरे करके वहाँ पे लेबर को तो रखा, लेकिन वो इनफॉर्मल ही रही। तो ये एक मेन चैलेंज है और ये एक मेन वजह है जो कि इंडिया में क्या हमें देखने को मिलता है, मैक्सिमम किस तरह की इनफॉर्मल इकोनॉमी देखने को मिल रही है। अब आगे देखेंगे साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। नंबर 5 जो पॉइंट है यहाँ पे लिख रखा है कि भाई साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या है, कि जब हम इनफॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है, या फिर वो बोल रहे हैं कि यार ठीक है कि टैक्स बेस को बढ़ाना है, मतलब जीएसटी जो कलेक्शन है उसको ज़्यादा करना है, टैक्स इवेजन को कम करना है। लेकिन ग्लोबल एविडेंस ये दे रहे हैं जब रेगुलेटरी हर्डल्स आती हैं तो ग्रोथ ही रुक जाती है। तो रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, आप फॉर्मलाइज करो,
हम नहीं बोल रहे फॉर्मलाइज मत करो, लेकिन रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं आनी चाहिए। जो पोर्टल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आसान होनी चाहिए लोगों के लिए, वो मुश्किल भरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 6। ये जो फाइंडिंग है ये सजेस्ट करती है इनफॉर्मेलिटी डिक्रीजेज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कहते हैं जिस जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाइए, ना कि इन चीज़ों की तरफ जाइए। और रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं, उसको डिक्रीज करिए, अच्छा बनाइए। मतलब आप क्या है कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हुए जो चीज़ें हैं, जो पोर्टल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और वेरी वेरी इजी ऑल्सो। ठीक है, अब आगे देखिएगा नंबर 7 पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया। उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे हुई है, मतलब जो सेक्टर के वर्कर्स हैं वो फॉर्मल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ पे वो लिखते हैं कि बहुत डेवलपिंग वर्ल्ड्स में इंक्लूडिंग इंडिया ये दिखा गया कि इनफॉर्मेलिटी हैज़ रिड्यूस्ड एट अ वेरी स्लगिश पेस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मल चीज़ों की बात तो चल रही है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो स्लगिश पेस पे ही क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है बात। तो उसके बाद में यहाँ पे मैनिफेस्ट किया मोस्ट विजिबिलिटी इन दी अर्बन स्क्वायर। Despite witnessing rapid economic growth over the last 2 decades, 90% of the workers in India have remained informal. अब इस चीज़ का कारण क्या है? Who is responsible for this? कि भाई इस तरह की डेवलपमेंट भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं 90% तो वो क्या है, मैक्सिमम क्या रह गए, इनफॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रेगुलेशन है वो हमने इतनी डिफिकल्ट कर दी कि हमें कुछ भी पता ही नहीं लग रहा। अब लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन देने की उन्होंने कोशिश की है एक तरह का, कहते हैं जी पॉलिसी के जो एफर्ट है डायरेक्टेड एट ब्रिंकिंग इन द टिप ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है जी, इनफॉर्मल सेक्टर्स आइसबर्ग इनटू द फोल्ड ऑफ फॉर्मेलिटी बाय एलिवेटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स आर लाउडेबल। क्लियर हुआ बात। However, these initiatives fail to appreciate that the bulk of informal units and their workers are essentially petty producers, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कैजुअल वर्कर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बोला है कि these attempts will yield limited result। तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, आप इनफॉर्मल से फॉर्मल भी करना चाह रहे हो, तो वो इस तरह की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। इनफॉर्मल से फॉर्मल करना चाह रहे हो, इस तरह की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, जो सबके लिए हो। क्लियर हुआ बात। तो इस तरह से ये वाला जो एडिटोरियल है हमने डिस्कस किया, और थैंक यू सो मच। और अगले कंटेंट के लिए, आने वाले के लिए, आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।